हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईडब्ल्यूडी पर। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। साथियों आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको हम आज कवर करेंगे। देखिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस क्लास में कवर करते हैं आप उन सबको नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि नोट्स बनाना, ये जो नोट्स आप बनाएंगे ना, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे के सारे आप लोग नोट्स बना लिया करो और जो जो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं नोट करवाती हूँ आपको, उन्हें आप हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। इस यह जो परियोजना है किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप की जो परियोजनाएं होती हैं ये पूछ लिया जाता है कि ये किस नदी पर है। आपसे फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन दो राज्यों के बीच है। तो साथियों ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये जो आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना है ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका शिलान्यास अभी हुआ है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये जो है केन नदी पर बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर है और पन्ना जिला उसकी उसके बॉर्डर पर ये बनाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए इसको जो मंजूरी है साथियों वो तो 2021 में मिली थी, परंतु ये जो फाइनल नहीं हो पाई थी अभी तक, और जिस कारण इस पर जो वर्क है वो अब शुरू हुआ है। अब इसको फाइनली जो है मंजूरी मिली है साथियों, अब इस पर फाइनल हस्ताक्षर हुए हैं और अब इस पर जो वर्क है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये देश की पहली रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम है ना। तो जो मैं फैक्ट्स बताऊं उन्हें आप नोट कर लिया करो। देश की पहली रिवर इंटरलिंकिंग ये स्कीम है और इसे नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा? नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। केन बेतवा भूलेंगे नहीं आप, केन नदी पर है। इस परियोजना में 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% जो है वो राज्य गवर्नमेंट करेगी। इंपॉर्टेंट चीज है, 130 मेगावाट का ये जो है प्रोजेक्ट है ना, और इसमें 27 मेगावाट का क्या है, सौर ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए इससे फायदा किसको होगा? देखिए इससे जो है बुंदेलखंड रीजन, आप जानते ही होंगे, जो बुंदेलखंड रीजन है साथियों, ये बुंदेलखंड रीजन जो है आप जानते होंगे, ये झांसी वाला ये जो पोर्शन है मध्य प्रदेश से जो टच है, मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा हिस्सा, तो ये जो है हमारा बुंदेलखंड रीजन में आता है। इसके 2000 गांवों के लगभग 7.5 लाख 7.25 लाख के करीब जो किसान हैं उनको इसका बेनिफिट साथियों हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा चलिए इसको भी देख लीजिए एक बार, कि दिसंबर में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भी एक परियोजना जो है, एक प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। इसका नाम है चंबल काली सिंध और एक पार्वती लिंक, मतलब इसको ध्यान रखेंगे, चंबल काली सिंध और पार्वती लिंक प्रोजेक्ट, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, बताइए दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फिलहाल जो बिहार का जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, देखिए साथियों फिलहाल में ही अभी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 5 राज्यों के गवर्नर जो है अपॉइंट किए हैं। अब आप देखेंगे ये कौन है, ये जो देखिए जो आरिफ मोहम्मद खान है ये केरल के जो हैं गवर्नर थे और कहाँ का गवर्नर बना दिया गया है? बिहार का। तो अब आप नोट कर लो, ये जो 5 राज्य हैं इनके जो गवर्नर बदले गए हैं उनके नाम मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूँ। तो बिहार के कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए उड़ीसा के गवर्नर कौन बने हैं? डॉक्टर हरि बाबू कंभापति। ठीक है, आगे देखेंगे मिजोरम के कौन है? डॉक्टर विजय कुमार सिंह। और मणिपुर के कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो सभी के सभी जो है आप लोग नोट कर लीजिए, तुरंत के तुरंत नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हाँ एक चीज और, आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब हम एसएससी जीडी के आप लोगों को, देखिए मैं रिकॉर्डेड ही ला पाऊंगी क्लास, तो आप लोगों को डेली ना क्लास मिल जाएगी जीके जीएस की। ये आपकी जो क्लास होगी एसएससी जीडी स्पेशली 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 जो होगी ये एसएससी जीडी के लिए होगी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट, देखिए हम आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कितनी बार, जब मैं जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं तो मैंने आपको बताया है गवर्नर की जो नियुक्ति है साथियों, वो आपकी आर्टिकल 155 में आती है। किसमें आती है? आर्टिकल 155, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जो हमारे गवर्नर की नियुक्ति है वो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा साथियों की जाती है। चलिए आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 25 दिसंबर को बताइए भारत में, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जिसे आप क्रिसमस दिवस के रूप में जानते हैं, उसे भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में साथियों इसे मनाया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये किसकी जयंती है। देखिए जन्म दिवस या जयंती, देखिए क्या होता है, जो जयंती होती है ये हमारा जन्म दिवस होता है, ठीक है। जन्म दिवस को जयंती के रूप में याद किया जाता है, और जिस डेट को किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है इसको हम पुण्यतिथि के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज्यादा महान हस्तियां हैं, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व जिया है, उन लोगों की जयंती मनाई जाती है, यानी कि जिस दिवस को उनका जन्म होता है वो जयंती होती है, और जिस दिन इनकी मृत्यु होती है उसको इनकी पुण्यतिथि पर भी इन लोगों को याद किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बात हो रही है 25 दिसंबर की, तो 25 दिसंबर को भारत में गुड गवर्नेंस जो डे है ये मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस आप लोग नोट कर लेंगे। किसकी मेमोरी में ये मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आप लोगों को पता है 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, और ये जो 25 दिसंबर 2024 को इनके 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के उन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई, या जिनके जन्म दिवस के हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, 25 दिसंबर तो आप भूलेंगे तो नहीं, इसे हम कहते हैं सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे। अच्छा एक चीज और, अभी फिलहाल ही में 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, और वो क्वेश्चन था कि गुड गवर्नेंस वीक यानी कि सुशासन सप्ताह भारत में कब से कब तक मनाया गया। आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीरियसली जो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में आप लोगों को करवा रही हूँ ये आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया कि हम गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, लेकिन इसका हमने सप्ताह भी मनाया है, ठीक है। तो उस सप्ताह को हमने कब से कब तक मनाया है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, चीजों को नोट करते चल रहे हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता, ये कानून का शासन जो भी है इस चीज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो है वो संबंधित थे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फैक्ट्स हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। ये भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। एक क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के उन प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका टेन्योर आज तक सबसे कम रहा है, जिन्होंने मात्र 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहे। तो ये कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये मात्र 13 दिन इनकी सरकार रही थी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, मात्र 13 दिन इनकी सरकार रही थी, और भारत के ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कम टेन्योर के लिए जो प्रधानमंत्री बने थे, समझ गए। 1996 में ये मात्र 13 दिन के लिए बने। उसके बाद 1998 से 1999 में ये मात्र 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे। उसके बाद की बात करूंगी तो इन्होंने उनका जो पूर्ण कार्यकाल रहा ये इनका वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक रहा। ये तीसरा टर्म था इनका, और इस टाइम इन्होंने मतलब पूर्ण किया अपना जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था 5 वर्षों का, ये कार्यकाल इन्होंने यहाँ पूरा किया। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि दिसंबर में हम गुड गवर्नेंस डे मना रहे हैं, 25 दिसंबर नजदीक है और जनवरी में आप लोगों के एग्जाम है, तो हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर लग जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित। तो सारे फैक्ट्स आप लोग नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे इनका बढ़िया से रिवीजन करके आप लोग जाएं। तो देखिए क्या है, 1994 में इन्हें क्या मिला, जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। 1994 की बात है, 1994 में इन्हें पद्म विभूषण मिलता है। इस वर्ष को नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, 1994 में नोट कर लीजिए। और देखिए वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन दोनों वर्षों को हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम है अभय प्रभावना, ठीक है, किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। अभय प्रभावना ये देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। ठीक है, कंट्री का पहला डिजिटल म्यूजियम। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी देश का पहला पूछ ले, ठीक है, विश्व का पहला पूछ ले, महिलाओं में पहला पूछ ले, या फिर पुरुषों में पहला, ये वो चीज है जो जब भी इन चार चीजों के बारे में पहली बार की बात होती है तो उसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उसे आप हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो पूछ रहा है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है साथियों, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों ये स्थापित किया गया है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, तो इस थोड़ी सी डिटेल को आप लोग पढ़ लेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में इसे स्थापित किया गया है साथियों। ठीक है, और ये एक नदी है जिसका नाम है इंद्रयानी रिवर। इंद्रयानी रिवर, ये जो आप मैप में देख रहे होंगे, ठीक है, ये है आपका डिजिटल म्यूजियम। और ये जो इंद्रयानी रिवर है, इस नदी के किनारे इसको साथियों स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल म्यूजियम को क्या है, फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री, इन्होंने ये बनाया है। देखिए नोट कर लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का ये जो फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम है, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री। तो मुझे लगता है अब आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए अब इस म्यूजियम में ऐसा है क्या? तो देखिए इस म्यूजियम में जो है जैनिज्म, जो जैन धर्म है, उसका इतिहास के बारे में बताया है। और जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनको दर्शाया गया है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है साथियों? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो भूलना नहीं। चलिए हम क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जो पुरुष हैं, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, पुरुष एकल का ये खिताब है। तो ये किसने जीता? ये जीता है एम रघु ने। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ हुआ था इसको नोट कर लीजिए, कहाँ खेला गया था ये? कर्नाटक के बेंगलुरु में ये खेला गया। ठीक है, एम रघु ने इसे जीता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वुमेन सिंगल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये किसने जीता है? ये जीता है हरियाणा की बैडमिंटन प्लेयर ये हैं, इनका नाम है देविका सिहाग। क्या नाम है? देविका सिहाग, इन्होंने ये जीता है। चलिए अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी देख लीजिए एक बार कि सीनियर जो खिलाड़ियों की बैडमिंटन प्रतियोगिता ये है साथियों, और इसको आयोजन करता कौन है? इसका बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र, इनको किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए आप लोगों को बताना है, फिलहाल हमने इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, फिलहाल में उन सबको हमने नोट किया हुआ है। हम इनको, मैं इसमें आपको बताऊंगी, इसमें कुछ चीफ जस्टिस हैं हमारे जिनको यहाँ हमने ऐड किया है। चलिए तो ये कहाँ से संबंधित है, पहले तो इन्हें देख लेते हैं। ये जो हमारे जस्टिस गुहानाथन है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हिमाचल का नहीं साथियों, ये माफ कीजिए, ये उत्तराखंड के जो हैं आपके चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कहाँ के? ये पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे और इन्हें गुहानाथन को उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो कुछ और चीफ जस्टिस हैं जिनको नियुक्त किया गया है वो हैं, देख लीजिए एक बार। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, इनका नाम है GS संधावालिया। नोट कर लीजिए, क्योंकि जब ये चेंज होते हैं तो आपसे किसी स्टेट का जो अर्जेंट में या हाल फिलहाल में चेंज हुए होंगे, आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं झारखंड। झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन नियुक्त किए हैं? वो हैं जस्टिस MS रामचंद्र राव। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बनाए गए हैं जस्टिस मनमोहन सिंह। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? जस्टिस सुरेश कुमार कैत। आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस ताशी रब्स्तान। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को, जितने भी चीफ जस्टिस हमने बताए हैं 5, इनको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, लगभग 6 हमने कर लिए हैं।
अगला एक क्वेश्चन है साथियों, एक बुक लिखी गई है और ये बुक है, आप देखेंगे इस बुक, ये आपने देखी होगी, अभिजीत बनर्जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, इस बुक को देखेंगे, बुक चोंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये जो पुस्तक है साथियों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इन्होंने देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक में नोट किया है। इन्होंने बताया है कि भारतीय जो भोजन है वो किस तरीके से इकोनॉमी पर प्रभाव डालता है, किस तरीके से ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। मैं अभिजीत बनर्जी के बारे में थोड़ी बात करूंगी आपसे। तो जो अभिजीत बनर्जी हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय तो मूल के हैं परंतु ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री ये हैं। 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड साथियों दिया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। जो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप है साथियों ये हमारा कहाँ किया जाएगा, ये बिहार में किया जाएगा। बिहार में कहाँ किया जाएगा, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में। कहाँ किया जाएगा, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी यहाँ आयोजन हो चुका है 2012। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 2025 में जब होगा तो इसमें 14 देशों की टीमें जो है वो साथियों हिस्सा लेंगी। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 से हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका उद्घाटन किस राज्य में साथियों किया गया। आप देखेंगे एक बार, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है साथियों महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में साथियों ये किया गया है। महाराष्ट्र में कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इसका साथियों उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार इसके बारे में। आप लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल यदि आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग नोट कर लेना। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देश का पहला नेशनल हाईवे है। ठीक है, जो फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन जो है उससे ये बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है पुणे स्थित जो बायोटेक कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसे बनाया है जिसे हम CRRI कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बायोटेक कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसे साथ में ये बनाया है। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। निर्माण लागत में इसमें कमी आएगी, रोजगार पैदा होंगे, पराली जो जलाते हैं उससे प्रदूषण में इसमें कमी आएगी साथियों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, बायो बिटुमेन रोड क्या है, इसमें क्या है, पर्यावरण से अनुकूल ये सड़कें होती हैं। ठीक है, इसमें जो खेतों का जैविक कचरा होता है उसको इसमें यूज किया जाता है सड़क बनाने में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो किसान खेतों में जो आग लगाते हैं पराली वगैरह में, उसको किसी तरीके से उसे हम जैविक खादों मतलब जो पदार्थ है उनको इसमें यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है। तो साथियों आपको पता है ये जो कंपनी है ये है L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, ये जो कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मोस्टली देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये कंपनी हैंडल करती है, इसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो, इसे हम L&T भी कहते हैं। ठीक है, L&T भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए भारत की क्षमता, रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने की दिशा में साथियों एक कदम ये है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो ये मैंने इसमें नोट किया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, क्या है इसकी डिस्टेंस मायने रखती है कि ये कितना कहाँ तक वार कर सकती है। तो साथियों 28 से 38 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक ये मार कर सकती है। इसकी रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसकी रेंज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाते चलिए, ये 27 तारीख की क्लास है यानी कि आज की, और इसके अलावा आपकी 3-4 क्लास छूटी हैं वो आपको आज शाम मिल ही जाएंगी सारी। ठीक, चलिए साथियों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।